गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अक्टूबर 20 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, आज नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा रहेंगे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा फोकस करके निकलेंगे। एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें लोग थोड़े ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे सिनेमा एंड सोसाइटी। इसके ऊपर आज हम लोग काफी अच्छी डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी टॉपिक को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके निकलेंगे, खासकर ये जो ऊपर वाले छोटे छोटे टॉपिक है। डेमोक्रेसी की टाइप्स क्या होती है, जैसे रेफरेंडम है, प्लेबिसाइट है, उसके बारे में बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन का एक ह्यूमन राइट्स का अवार्ड है, वो किसको दिया गया है। मैर डॉक्ट्रिन क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। मॉनसून के बारे में, क्योंकि हम लोग प्रीवियसली बहुत बात कर चुके हैं, तो थोड़ा सा जो है मॉनसून के विड्रॉल के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी के कंटेंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा क्लाइमेट जस्टिस एक नया टर्म है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। और जिस तरह से इंडिया में G20 हुआ था, क्लाइमेट की डिस्कशंस वहां पे हुई थी, उसको लेके हम लोग क्लाइमेट जस्टिस के बारे में क्या सीख सकते हैं, इंडिया अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकता है, करना चाहिए, और क्या क्या उसके अंदर कमियां हैं, वो थोड़ा हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। तो आज का एडिटोरियल भी एक डिसेंट एडिटोरियल मानूंगा मैं। हालांकि क्लाइमेट के बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन दो तीन पॉइंट यहाँ पे नए हैं जो आप अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। सिनेमा सोसाइटी एक नया टॉपिक है। चलिए जी, पहले टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक देखिए, यहाँ पे वही है, गाजा से, इसराइल से, पैलेस्टाइन से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मोदी रीट्रेट्स सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन स्टेट। ये एक इंडिया का स्टैंड रहा है, जब से, मतलब 1947 से इंडिया का स्टैंड रहा है। हम लोग टू स्टेट पॉलिसी के अंदर बिलीव करते हैं। एक स्टेट होगा पैलेस्टीनियंस के लिए, दूसरा स्टेट होगा ज्यूज के लिए। ये शुरू से ही हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रपोज किया गया था। आज भी हम लोग इसी को मानते हैं। हालांकि इसराइल हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोग पैलेस्टीनियंस के लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं। अब वो स्टेट कैसा होगा, ये एक अलग डिबेट का मुद्दा है। क्या उस स्टेट के अंदर सिर्फ गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक होगा, या वो पूरी टेरिटरी है वो उसके अंदर होगी, इसके बारे में हम लोगों ने ऐसा डिस्कशन नहीं किया है। जो यूएन ने कहा था, यूएन का कहना था कि जो वेस्ट बैंक है और जो गाजा स्ट्रिप है, हालांकि यूएन में थोड़ा उससे अलग था, हल्का फुल्का और एक्स्ट्रा था, जो कि अब नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो वो हम सपोर्ट करते हैं, या प्रेजेंट जो स्टेटस है गाजा स्ट्रिप का, वेस्ट बैंक का, वो सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी ये कहती है कि हम लोग टू नेशंस को सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट है, नहीं, हम सिर्फ हमास के अगेंस्ट हैं। हमास जो तरीका अपनाता है उसके अगेंस्ट में है। जिस तरह से वहां पर उन्होंने बच्चों को मारा, ओल्ड एज वीमेन को मारा, इनोसेंट लोगों को मारा, किडनैप किया, ब्लैंक पॉइंट में उनको गोली मारी, वो सब के हम लोग अगेंस्ट में, उस तरीके के अगेंस्ट में है। राइट, वो जो है अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए जी, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज पहले बहुत बार कर चुके हैं। द अबोरिजिनल रेफरेंडम इन ऑस्ट्रेलिया, ये टॉपिक कल वाले टेक्स्ट सेक्शन से है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता चलता हूं मैं। ओरिजिनल का मतलब क्या है, कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया में पहले रहते थे, ठीक है, अभी तो जो आप ऑस्ट्रेलिया में लोग देखते हो, आप उनकी क्रिकेट टीम वगैरह वो सब देखते हो, तो जो डोमिनेट वहां पे हैं वो कौन है, नॉन इंडिजेनस। 96% ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन नॉन इंडिजेनस है, मतलब जो बाहर से आके वहां पे बसे हुए हैं, रहते हैं। ज्यादातर लोग वहां से आपको ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड उधर से देखने को मिलते हैं। 96%। इंडिजेनस जो लोग हैं वहां पे वो है 3.3%। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिशर्स, यानी कि जो व्हाइट से आने से पहले रहते थे, दे आर 3.3%। उसके अलावा जो बाकी हैं वो ओनली 0.7% है। इनके राइट्स को लेके वहां पे एक रेफरेंडम हुआ, जिस रेफरेंडम को 60% लोगों ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन प्लमेट्स आफ्टर ब्रिटिश अराइव इन 1788। 1788 से पहले वहां पे मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है इन्हीं लोगों की थी, इंडिजिनस की। बाद में जब ब्रिटिशर्स वहां पे आए तो नए डिसीज हुए। अब देखिए, ये ना एक हिस्ट्री की बात है। हिस्ट्री में ज्यादातर लोग वायलेंस से नहीं मरे हैं, बहुत कम लोग वायलेंस से मरे हैं। मैक्सिमम जो लोगों की डेथ हुई है वो एक्चुअली डिसीज से हुई है। कभी चिकन पॉक्स हो गया, कभी मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। तो जब ब्रिटिशर्स यूरोप से आए,
तो वो अपने साथ कुछ डिसीज लेके आए, खासकर चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वगैरह। तो जो वहां के इंडिजिनस लोग थे, इनके पास उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी थी नहीं, क्योंकि उनके लिए तो नया डिसीज था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी डेथ हो गई। स्लेवरी, किलिंग्स, इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिजिनस लोगों की डेथ हो गई ज्यादातर। 1970s तक अगर हम लोग देखें तो वो काफी कम वहां पे हो चुकी थी। तो एक तरह का उन्होंने मतलब इंडिजिनस लोगों की पूरी जनरेशन ही खत्म कर दिया। हालांकि ये क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मामला है तो हमें ज्यादा जानने की इसके बारे में जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन हम लोग इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। हमारा मेन फोकस है रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? देखिए, मेजोरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियंस वोटर्स हैव rejected the proposal to establish an Aboriginal and the Torres Strait Islander voice to Parliament, with the final result likely to be 40% yes and 60% no। चलिए छोटी सी बारे में बात नहीं करते हैं। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टाइप होता है। अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? क्या हम लोग इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं? आंसर है जी नो। इंडिया में हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। इनडायरेक्ट, जैसे जब कोई कानून बनाया जाता है तो क्या हम लोग वोट करते हैं? नहीं करते ना। कौन वोट करता है? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट में, वो लोग वोट करते हैं, हमारे बिहाफ पे वोट करते हैं। इसीलिए वोटर कौन है? वोटर हम हैं। वोट कौन कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं। इसीलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग खुद वहां नहीं जा सकते पार्लियामेंट में, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे आप लोग प्योर डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इसके अंदर हर जो डिसीजन लिया जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं लिया जाता, बल्कि लोगों के द्वारा खुद लिया जाता है। आप लोग खुद वोट करते हो हर चीज में। कोई कानून पास करना है, अमेंडमेंट करना है, कोई प्रपोजल लेके आना है, हर चीज आप डिसाइड करते हो। जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह जो चीजें होती है ना, छोटी जो डेमोक्रेसीज होती हैं, जहाँ पे कम लोग होते हैं, पॉपुलेशन कम होती है, वहां पे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है। यार इंडिया जैसी में तो आप लोग वोट नहीं कर सकते ना। यहाँ पे तो 140 करोड़ की जनता है। चलिए आप वोटर वोटर निकाल के 60-70 करोड़ तो मान ही सकते हो। कहाँ इतने लोग वोट करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते हैं। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको ना 2-3 वर्ड देखने को मिलेंगे: प्लेबेसाइट, रेफरेंडम, रिकॉल और इनिशिएटिव। ये क्या होता है? अगर हम लोग थोड़ा टेक्निकली जाएं तो प्लेबेसाइट एक रेफरेंडम का ही सब टाइप होता है। रेफरेंडम का ही टाइप होता है प्लेबेसाइट। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? रेफरेंडम यूजली एक ऐसी चीज के ऊपर करवाया जाता है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स चेंज होते हैं। प्लेबेसाइट एक ऐसी सिचुएशन में करवाया जाता है जहां पे परमानेंट चेंज होते हैं आपकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। एग्जांपल दूंगा आपको, डोंट वरी। एग्जांपल ऐसा है, जैसे मान लो ब्रिक्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जब ब्रिटेन को बाहर होना था, नहीं ओ सॉरी, ब्रिक्स नहीं, ब्रेग्जिट की बात करते हैं। ब्रेग्जिट, ब्रिक्स नहीं है ये, ब्रेग्जिट है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से। ब्रेग्जिट, जब ब्रिटेन को बाहर होना था यूरोपियन यूनियन से, तो उन्होंने क्या करवाया? ब्रेग्जिट के अंदर एक क्या कराया? रेफरेंडम करवाया। वो फ्रेश रेफरेंडम में ब्रिटिश के लोगों ने वोट दिया और ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि हम यूरोपियन यूनियन से बाहर आना चाहते हैं, तो वो आ गए। तो ये क्या हुआ? इससे ब्रिटेन का स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हुआ। ब्रिटेन तो आज भी वैसे का वैसा है। सिर्फ उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस हुए हैं कि अभी वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। दैट्स इट। लेकिन मान लो कल को जब जो स्कॉटलैंड है, अगर वो ब्रिटेन से अलग होना चाहता है, तो उस समय वहां पे रेफरेंडम नहीं होगा, प्लेबेसाइट होगा। जब आपका परमानेंट स्टेटस ही चेंज हो जाएगा, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री बन जाओगे, उस केस में प्लेबेसाइट होता है। जब कुछ कानून चेंज करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करना होता है, तो नॉर्मली रेफरेंडम जो है हम लोग यूज करते हैं। रिकॉल और इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जब आपको कोई प्रपोजल देना है, कोई नई चीज के ऊपर आपको कुछ आइडिया देना है, उसे हम लोग इनिशिएटिव कहते हैं, जो लोगों के द्वारा लिया जाता है। रिकॉल का मतलब ये होता है कि जैसे आप ये मान लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर विच एम्पावर सिटीजन टू रिमूव और द लोकल ऑफिशियल्स। मान लो भैया प्रधानमंत्री जी की जो टेन्योर है वो 5 साल है। ठीक है, लोगों को पसंद नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? रिकॉल करके उनको उनके पद से, उनकी टर्म से पहले ही हटा सकते हैं।
कि चलिए भाई हम आपसे खुश नहीं हैं, हम लोग दूसरा इलेक्शन करवाएंगे। उसे कहते हैं रिकॉल। इनिशिएटिव मतलब कोई भी नया प्रपोजल हो सकता है, ठीक है। नया प्रपोजल इन द सेंस के जैसे आप ये मान के चलिए, भाई हमारे देश में एक नया प्रपोजल निकाला गया कि यूपीएससी की जो सीट है वो 5,000 होनी चाहिए। तो नए प्रपोजल के जो है इनिशिएटिव आप ले सकते हो बेसिकली, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ पे नहीं होगा ये, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करते हैं, बट इस तरह की चीजें होती हैं छोटी कंट्री में, सच एज स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए ये देखिए जरा, एक हल्का सा प्रीलिम्स के लिए टॉपिक है, यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स अवार्ड इसको बोलते हैं। इसे सैखरो अवार्ड भी बोला जाता है। ये 1988 में शुरू हुआ था और ये ह्यूमन राइट्स के लिए दिया जाता है। मिस्टर सैखरोव कौन थे? ये एक सोवियत, एक बल्कि एक साइंटिस्ट भी थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। और सोवियत जो रिजीम था 1980s के अंदर, जो बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप टाइप का था, आज के जैसा ही कुछ कुछ समझ लीजिए, तो वो सोवियत सरकार के अगेंस्ट में बोला करते थे। तो उनके नाम पे ये अवार्ड पड़ता है, सुखरोव अवार्ड इसको बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स अवार्ड भी इसको कहा जाता है। बाद में इनको नोबेल पीस प्राइज भी दी गया, 1989 के अंदर दिया गया, ठीक है। ये प्राइज जो है किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को भी दिया जा सकता है। सबसे पहला जो प्राइज है वो नेशनल मंडेला और रशियन एंटनी मार्कने को दिया गया था। अभी ये प्रेजेंटली किसको मिला है? अभी ये इनको मिला है, ठीक है। इनका नाम है मासा अमीनी। आपको पता ही होगा, ये एक कुर्दिश ईरानियन वीमन थी, ईरान के अंदर रहती थी। और इनको जो वहाँ की मोरल पुलिस है वो पकड़ के ले गई, इनको टॉर्चर किया और इनकी डेथ हो गई। उसके बाद ईरान में जो है लार्ज स्केल फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट हुए, आज भी हो रहे हैं, राइट, कहीं ना कहीं। तो वीमेन को सर ढकना है, अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग पहननी है, बुर्का पहनना है, उसके अगेंस्ट में बहुत सारे वीमेन और मेन ईरान के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके रिजीम के अगेंस्ट में। तो इनसे शुरुआत हुई थी वो, तो इनको दिया गया है ये प्राइज। काफी बड़ा प्राइज माना जाता है वैसे तो ये। चाइना बिल्डिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल फास्टर देन द प्रीवियस एस्टिमेट्स, ऐसा यूएसए ने कहा है। चलिए ये तो कोई बात नहीं भैया, कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा है लगभग लगभग, मान लीजिए आप, ठीक है। तो चाइना का नंबर वन दुश्मन अमेरिका, अमेरिका का नंबर वन थ्रेट कौन है इस समय? चाइना। रशिया नहीं है, चाइना है। रशिया तो बेचारा खुद चाइना के पीछे पीछे जलता, आजकल जहां वो जाता है उसकी जाने की कोशिश करता है, बट एनीवेज। तो दोनों ग्रुप यहाँ पे बटे हुए हैं, अपनी अपनी स्ट्रेंथ को लेके वो अपना काम कर रहे हैं। चाइना के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका के पास तो न्यूक्लियर वेपन है ही। चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन के आर्सेनल को बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको लगता है फ्यूचर में जाके अगर वर्ल्ड वॉर होगा या दोनों पावर्स के बीच में कुछ लड़ाई होती है तो अपने आप को तैयार करना चाहता है। जब दो बड़े प्लेयर्स के पास न्यूक्लियर वेपन होते हैं तो इसके लिए एक डॉक्ट्रिन यूज की जाती है, डिफेंस डॉक्ट्रिन, जिसे कहते हैं MAD, मतलब म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि भाई अगर दो लड़ने वाले आदमी दोनों एक जैसी स्ट्रेंथ के होंगे, तो अगर तुम मुझे दो थप्पड़ मारोगे तो मैं भी तुम्हें दो थप्पड़ मारूंगा, कम से कम एक तो मारूंगा ही। सिर्फ तुम पावरफुल नहीं हो सकते हो, ठीक है, कुछ नुकसान तो मैं तुम्हें भी करूंगा। तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, अगर एक आदमी स्ट्रोंग है, वो दूसरे स्ट्रोंग आदमी को मारने से पहले 50 बार सोचेगा, क्योंकि उसको पता है भाई ये तुम्हारे बराबर की पावर है, ये भी जो है तुम्हें ठिकाने लगा सकता है। उसे कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन है। एडवर्सरीज पोजेस न्यूक्लियर वेपन, जब दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, भैया सीधी सी बात है, अमेरिका अगर 10 न्यूक्लियर वेपन चाइना पे डालेगा तो 5-6 तो चाइना भी डालेगा ही ना। तो इसीलिए दोनों ही एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में नहीं आते हैं, प्रोक्सी वॉर चलता रहता है। जैसे जब कोल्ड वॉर होता था तो रशिया और अमेरिका के बीच में प्रोक्सी वॉर इनडायरेक्टली हुआ करता था, कभी अफगानिस्तान, कभी यूक्रेन, कभी इधर, कभी कोरिया, इधर उधर चलते थे। डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में वो नहीं आए। तो दोनों साइड को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करना है। इसे नैश इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। मतलब इसमें कोई भी जो है लूजर नहीं होता और इसमें कोई भी विनर नहीं होता। आप ये इस तरह से मान के चलिए, क्योंकि दोनों को कुछ ना कुछ नुकसान होगा, दोनों को कुछ ना कुछ गेन होता है। ये गेम थ्योरी का पार्ट होता है, नैश इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, जिसमें हर प्लेयर अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलता है। हर प्लेयर नंबर वन पोजीशन के लिए नहीं खेलता है, कुछ लोग नंबर 2 के लिए, कुछ नंबर 3 के लिए, कुछ नंबर 4 के लिए खेलते हैं, जितना उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से उसे हम लोग नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसी के थ्योरी के बेस है म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। द रिजल्ट इज लास्टिंग प्रिवेंशन ऑफ द न्यूक्लियर अटैक। जब कोल्ड वॉर का मैंने आपको बता ही दिया, रशिया और अमेरिका के बीच में चला करता था, तो थोड़ा सा आपको मैड डॉक्ट्रिन के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए, साउथ वेस्ट
मॉनसून विड्रॉज फ्रॉम इंडिया। तो भाई बाय बाय करते हैं मॉनसून को, मॉनसून जो है वो चली गई है। हालांकि जो ऑफिशियल डेट होती है विड्रॉ की इंडिया से, वो होती है सितंबर 17। लेकिन इस बार मॉनसून जो है विड्रॉ शुरू हुआ सितंबर 25 को। आईएमडी का आपको पता ही है, हमारे यहाँ पे 4 महीने मॉनसून के होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो 17 सितंबर से में वो वेस्टर्न राजस्थान से जानी शुरू हो जाती है, फिर धीरे 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 करके वो पूरे देश से अगले कुछ महीने में निकल जाती है। जब इंडिया से, अच्छा वैसे तो इंडिया में कहा जाता है समर मॉनसून और विंटर मॉनसून, ठीक है। समर मॉनसून खत्म हो चुकी है, जब समर मॉनसून खत्म होती है तो विंटर मॉनसून की शुरुआत हो जाती है। देखो मॉनसून सिर्फ एक विंड पैटर्न होता है, जो बारिश होती है वो उसका बाई प्रोडक्ट होता है। मॉनसून इज नथिंग जस्ट अ विंड। वो विंड गर्मियों में यहां से आती है, साउथ वेस्ट से आती है, और सर्दियों में वो नॉर्थ ईस्ट से आती है, नॉर्थ ईस्ट से आती है। इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं या विंटर मानसून, और इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं या फिर समर मानसून। तो जब समर मानसून खत्म होता है तो विंटर मानसून शुरू हो जाता है। विंटर मानसून ज्यादातर आपका जो है तमिलनाडु कोस्ट वगैरह के ऊपर बारिश करता है। ठीक है, एक तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो जब मानसून यहां से विड्रॉ हो चुकी है तो विंटर मानसून शुरू हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, ऑल दो द मानसून विड्रॉ बिगिन फ्रॉम द राजस्थान, इट टेक्स नियरली अंटिल अर्ली टू मिड अक्टूबर। ये मिड अक्टूबर चल रहा है ना इस बार, आज 20 तारीख हो गई है तो थोड़ा डिले हुआ है इस बार। इट फुल्ली विड्रॉ एंड बी रिप्लेस्ड बाय द नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ऐसा हो सकता है अगले 2-3 दिन में, मतलब आज 20 तारीख हो गई है तो 22 या 23 तारीख तक विंटर मानसून इंडिया में सेट हो जाएगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ से विंड चलना शुरू हो जाएंगी, साउथ वेस्ट वाली जो है वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, हाउएवर ऑफिशियली जो मॉनसून की जो डेट होती है वो आपको पता है 1 जून से लेके सितंबर 30 तक होती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने आप याद रखो। लेकिन विड्रॉ जो है वो सितंबर 17 से शुरू हो सकता है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, वो थोड़ी सी रेनफॉल रिसीव करते हैं फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। अभी जिसे हम लोग विंटर मानसून कह रहे हैं, लेकिन ये हमारे पूरे कंट्री का सिर्फ 11% होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 89% जो इंडिया में रेनफॉल होता है वो समर मानसून के दौरान होता है। और यही वो समय होता है जब बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में थोड़े बहुत साइक्लोन बनने शुरू हो सकते हैं। तो आईएमडी ने ऑलरेडी 2 लो प्रेशर एरिया को ऑब्जर्व कर लिया है, तो आने वाले हो सकता है महीने 2 महीने में ये साइक्लोन का रूप ले सकते हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर। ये तो आर्टिकल का कंटेंट हो गया। एनसीईआरटी क्या कहता है, ये जो पूरा कंटेंट है वो आपकी एनसीईआरटी से ही मैंने यहाँ पे डाला है। एनसीईआरटी क्या कहता है, जो एनसीईआरटी कहता है कि भाई अराइवल, और फिर एनसीईआरटी कहता है विड्रॉ। अब जो चीज आएगी वो चीज वापस जाएगी भी। अब मेहमान आपके घर में हमेशा थोड़ी ना रहेगा, एक दिन जाना पड़ेगा। मॉनसून भी ऐसी करती है। तो मिड जून तक मॉनसून जो है, मिड जून मतलब 15 जून के आसपास, जो अरेबियन सी ब्रांच है जो यहां से चलती है, ऑफ द मॉनसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये सौराष्ट्र कच्छ वाला पार्ट है। और जो देखिए आपको थोड़ा दिखाता हूं मैं, जो हमारा जो है ना इधर क्या है, नर्मदा सतपुड़ा ना, नर्मदा की वैली हमारे पास यहाँ पे है। तो जो विंध्या सतपुड़ा है, इसके बीच में जो वैली है जहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो करती है, जो अरेबियन सी ब्रांच आती है वो इसके थ्रू सेंट्रल इंडिया में पहुंचती है, छत्तीसगढ़ वगैरह तक पहुंचती है। एक ब्रांच इसी की यहां से शुरू होते हुए राजस्थान से दिल्ली की तरफ जाती है। उधर दूसरी जो ब्रांच है बे ऑफ बंगाल की, वो जो है मॉनसून ट्रफ के होते होते तो दिल्ली तक जाती है। तो कैपिटल तक जाना होता है सबको, ठीक है। तो अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में मिलती हैं, जैसे आप दिल्ली का नाम दे सकते हो। दिल्ली जनरली रिसीव्स मॉनसून शावर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी ब्रांच से दिल्ली में ज्यादा बारिश नहीं होती है, मोस्टली वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ही होती है। लेकिन मिड जुलाई द मॉनसून रीचेज हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब 15 जुलाई तक आप मान के चलिए राजस्थान, हिमाचल, J&K हर जगह मॉनसून पहुंच जाती है। फिर होता है विड्रॉ शुरू, वापिस जाने की प्रोसेस जो है वो शुरू होती है। अर्ली सितंबर में शुरू हो जाती है, सेकंड वीक ऑफ सितंबर में शुरू हो जाती है। अक्टूबर तक आते आते, मिड अक्टूबर तक आते आते, 15, 16, 17 अक्टूबर तक आते आते कंप्लीटली नदर्न हाफ, मतलब आधे इंडिया से, ऊपर वाले इंडिया से
मॉनसून पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसके बाद वो सिर्फ साउथ इंडिया में रहती है, लेकिन वो वाली मॉनसून विंटर समर वाली नहीं है, विंटर वाली मॉनसून है। ठीक है, अभी जो चलेगी वो विंटर मॉनसून चलेगी। द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ, बाकी जो तमिलनाडु केरला वाला स्टेट है, पेनिसुलर फेयरली रैपिडली बाय दिसंबर, दिसंबर के महीने तक आते आते वो पूरे इंडिया से वापिस चली जाती है। ठीक है, अक्टूबर चल रहा है अभी, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने तक मॉनसून अभी साउथ इंडिया में रहेगा, लेकिन वो समर मॉनसून नहीं है, विंटर मॉनसून है। ठीक है, हवाएं जो है वो बे ऑफ बंगाल से इस तरफ चलेंगी। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हम लोग यहाँ पे अंडमान निकोबार को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप अंडमान निकोबार को कंसीडर करते हो तो उसके लिए आप मिड जनवरी कह सकते हो। अंडमान निकोबार से मॉनसून थोड़ा बाद में जाता है, जनवरी के हाफ तक जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा अपने ध्यान रखना है। ये तो मेनलैंड की बात कर रहा है। ठीक है, मेनलैंड की बात कर रहा है, अंडमान निकोबार की बात नहीं कर रहा है। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, वो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। 11th के एनसीईआरटी में बात कर रहा हूँ, तो ये पूरा कंटेंट वहीं से उठाया है मैंने, नया इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप भी एनसीईआरटी को प्रेफर करें जरूर। ठीक है, चलिए जी। contextualizing violence in defense of the action genre in recent cinema। वैसे आप सोच रहे होंगे सर आप सिनेमा की बातें क्यों कर रहे हो, ये एक एग्जाम में आता है क्या? 110% यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ऑलरेडी एग्जाम में इस सेक्शन से क्वेश्चन आ चुका है। जब एग्जाम में मेंस में सवाल पूछा गया था दैट पोर्ट्रेयल ऑफ द वीमेन इन मीडिया एंड सिनेमा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। जिस तरह से महिलाओं को जो दिखाया जाता है सिनेमा में, मीडिया में, उसके ऊपर सवाल आया था। इसी तरह से सिनेमा और सोसाइटी के बीच में भी सवाल आ सकता है कि क्या सिनेमा से वायलेंस बढ़ता है, क्या सिनेमा से हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं तो कितने होते हैं। देखिए, सिनेमा इज अ आर्ट फॉर्म, इट इज अ न्यू आर्ट फॉर्म जो पिछले, आप मान के चलिए कि 100 सालों में डेवलप हुई है। राइट, इससे पहले तो सिनेमा नहीं था। इससे पहले हमारे पास दूसरी आर्ट फॉर्म हुआ करती थी। हमारे पास प्ले हुआ करते थे। राइट, हमारे पास म्यूजिक फेस्टिवल्स हुआ करते थे। हमारे पास पेंटिंग्स हुआ करती थी। एक नया आर्ट फॉर्म है। प्लेस भी सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, बुक्स भी इम्पैक्ट करती हैं, सिनेमा मीडिया भी इम्पैक्ट करता है। हर चीज सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, और सोसाइटी भी हर चीज को इम्पैक्ट करता है। राइट, आप शेक्सपियर से लेके आप कालिदास तक उठा लीजिए, उनके जो प्लेज लिखे हैं, उन्होंने कहानियां जो लिखी हैं, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी का ही मिरर है। सोसाइटी से इंस्पायर होकर लिखी गई है। सोसाइटी का कुछ सेक्शन उनसे भी इंपैक्ट हो सकता है, और हुआ भी होगा। तो ये बेसिकली एक दो लाइन की पटरी है। आप भी इन्फ्लुएंस होते हो और आप इसको भी इन्फ्लुएंस करते हो। ज्यादा क्या होता है, ऐसा देखा गया कि मोस्टली एक्सपर्ट्स के द्वारा जब हम लोग सिनेमा की बात करते हैं, सिनेमा सोसाइटी से ज्यादा इंपैक्टेड है रादर देन सोसाइटी सिनेमा से। कहा जाता है कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है। सिनेमा समाज का दर्पण होता है। उसकी जो ह्यूमन स्टोरीज होती हैं, जो रिलेशंस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, वो समाज से ही आती हैं। क्योंकि जो आदमी उस कहानी को लिख रहा है वो भी समाज का ही हिस्सा है, तो बहुत सारी चीजें वो समाज से उठाता है। हालांकि सिनेमा भी समाज को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कई सारी बातें बोली। जैसे आप ब्रूसली की फिल्मों की बात करें, ब्रूसली की फिल्मों में क्या दिखाया जाता था? मार-धाड़ दिखाई जाती थी, जूडो, कराटे, वो सब दिखाया जाता था। ठीक है, वहीं ब्रूसली की फिल्मों में एक और चीज दिखाई जाती थी, जब ब्रूसली पीस की बात करता था, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की बात किया करता था, अपनी मार्शल आर्ट के थ्रू प्यार की बातें, लव की बातें किया करता था, मोटिवेशन भी होता था। अब ये तो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहता है। वो सिर्फ वायलेंस को देखना चाह रहा है, या फिर वो उसके मैसेज को भी देखना चाह रहा है। अब रामायण हमारे पास है। ठीक है, अब रामायण में जो है रावण भी है, प्रभु श्री राम भी है। पढ़ने वाले, देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रावण से इन्फ्लुएंस होता है या वो राम से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, लिखने वाले ने तो लिख दिया। अब आप ये बोलोगे नहीं सर, समाज में ज्यादातर लोग तो जो है वो रावण से इंपैक्ट हो रहे हैं, इसलिए रामायण को पढ़ना ही छोड़ दो। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आर्ट के में जो है व्यूअर के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या चीज वहां से लेना चाहते हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या मूवीज जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं? इसका आंसर दोनों ही हो जाते हैं, यस और नो। ठीक है, हो सकता है आपको इम्पैक्ट करती हो सकता है मुझे इम्पैक्ट ना करती हूँ, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। और सिनेमा में कुछ चीजें गलत भी दिखाई जाती हैं, ज्यादातर चीजें सही दिखाई जाती हैं। अगर आप फिल्मों को उठा के देखो, कोई भी
99% फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि एंड में जो गुड बॉय होता है, यानी कि जो हीरो होता है, ठीक है, वो बैड बॉय के ऊपर हावी होता है और एंड में अच्छाई की जीत होती है। 99% फिल्मों में तो यही दिखाया जाता है ना। तो क्या उससे समाज जो है वो बढ़िया हो गया? नहीं हुआ ना। अगर ये फिल्में इतना ही इन्फ्लुएंस कर दी तो समाज में अब तक सब कुछ सही हो चुका होता। अगर किताबें, म्यूजिक, प्ले तो सदियों से लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो आर्ट फॉर्म सोसाइटी को कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है? हो सकता है कुछ सेक्शन इन्फ्लुएंस होते हों, लेकिन लार्जली जो हमारा सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो फ़िल्मों वगैरह से इनसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है। वैसे भी अगर आप परसेंटेज की टर्म में देखें, तो बहुत लोग सिनेमा की एक्सेस उनको है ही नहीं। एक बड़ी ये बात ये भी है। सिनेमा एक लग्ज़री प्रोडक्ट है, ठीक है? जिसके पास उसकी एक्सेस है, तो आप मान के चलिए आप लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हो, एक तरह से। एक इसे लेज़र एक्टिविटी माना जाता है, सिनेमा को। तो जैसे कई बार तमिल की फ़िल्मों में आज इस मतलब इस आर्टिकल में बताया है कि तमिल में कई सारी फ़िल्में बनती हैं, जहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। तो लोग कहते हैं भई ये लोग इससे इम्पैक्ट होते हैं। जैसे मूवी आई थी पुष्पा, ठीक है? पुष्पा एक मूवी आई थी। पुष्पा से काफ़ी इम्पैक्ट हुआ समाज के ऊपर अलग-अलग तरीके से, राइट? अब क्या दिखाना आप चाहते हो, क्या उससे आप पाना चाहते हो? इस मूवी में जो पुष्पा का जो कैरेक्टर था, ही वाज़ एंटी हीरो, है ना? वो हीरो नहीं था, वो एक्चुअली एक स्मगलर था, देखा जाए तो। देखा जाए कि वो था ही स्मगलर, है ना? जबकि उसमें जो आईपीएस ऑफिसर होता है उस मूवी में, वो एक हीरो है, जो कि स्मगलर को पकड़ने की काम कर रहा है। वो करप्टेड भी नहीं है और वो हीरो है जो समाज से बुराई को मिटाना चाहता है। वहीं जो पुष्पा है वो इल्लीगल स्मगलिंग भी कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहा है वो। इवन महिलाओं को लेके भी उसको क्योंकि खास अच्छे व्यूज़ नहीं हैं। आपने देखा ही होगा पुष्पा मूवी को, उसमें जो हीरोइन होती है, वो उसको कहता है कि ये तुम ₹500 ले लो, ₹1000 ले लो, है ना? मुझे किस कर दो। वो सब तो आपने देखा ही होगा। तो उसका वो मिसोजिनिस्टिक भी है और वो जस्ट बिकॉज़ उसके साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ होगा, तो इसकी वज़ह से वो अपने एक्शन जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता। ऐसे तो हर कोई अपने एक्शन को जस्टिफ़ाई कर सकता है। ऐसे तो हिटलर ने भी अपने एक्शन को जस्टिफ़ाई किया होगा, ऐसे तो ओसामा बिन लादेन ने भी किया होगा, ऐसे तो सभी लोग जस्टिफ़ाई करते हैं कुछ ना कुछ। मेरे साथ ये बुरा हुआ था बचपन में, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो जस्टिफ़िकेशन नहीं होता है। लेकिन उसको दिखाने का तरीका है एक है। अब आप उसको एक क्रिमिनल को ही एक इतने बड़े रूप में दिखा रहे हो, ठीक है? उसको महिमा मंडल कर रहे हो। आप क्या दिखाना चाहते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और उससे लोग क्या सीखना चाहते हैं उसके ऊपर भी दोनों चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। अब आप इसी को नेशनल अवार्ड भी दे रहे हो फ़िल्मों को एंड ऑल दैट, वो एक अलग जो है मुद्दा यहाँ पे हो जाता है। सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना बहुत ज़रूरी होता है इस तरह की चीज़ों को। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि साहब जो सिनेमा में वायलेंस दिखाया जाता है, ये तो एक इमेजिनेशन है ना, ये तो फ़िक्शन है। फ़िक्शन में तो आप कुछ भी दिखा सकते हो, ठीक है? फ़िक्शन में आप दिखा सकते हो कि इंसान के सर के ऊपर जो है वो एक एक घोड़े का फेस लगा हुआ है, एक इंसान जो है हवा में उड़ रहा है, हम लोग मंगल ग्रह पे रह रहे हैं, आप तो कुछ भी दिखा सकते हो। लेकिन जब आप सोशो पॉलिटिकल रियलिटी दिखाते हो, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो फ़िल्में बनाते हैं, उनको थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। अब जैसे इस पोस्टर की आप बात कर लें, इस पोस्टर में क्या दिखाया गया? इस पोस्टर में दिखाया गया कि एक पुलिस ऑफिसर किस तरह से पॉइंट ब्लैंक के ऊपर एक विलेन को के मुँह गन में है और उनकी वो मार रहा है, ठीक है? हमारा समाज तो ये नहीं कहता आप ऐसे करो, पुलिस वालों के अलाउड ही नहीं है, इल्लीगल है। इससे क्या होता है इस तरह की चीज़ों से फिर कस्टोडियल वायलेंस वो बढ़ता है। एक कानून की प्रक्रिया होती है, आप उसके थ्रू चलिए। तो इसलिए जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि भई इस तरह की चीज़ें आप दिखाते हो, आप दिखा सकते हो, आप फ्री आपकी सोसाइटी है, आप जो इमेजिन करिए उसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोशो पॉलिटिकल रियलिटी को भी थोड़ा-सा दिखाना ज़रूरी है। सेक्सुअल वायलेंस के केस होते हैं, कई फ़िल्मों में तो सेक्सुअल वायलेंस को ही जो है वो बहुत बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जाता है। जैसे इसमें आप एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, जैसे हम लोग स्टोकिंग की बात करते हैं, स्टोकिंग इंडिया में इल्लीगल है, राइट? वहीं अगर आप फ़िल्म देखोगे बाहुबली, उस बाहुबली में जो हीरो होता है, वो किस तरह से हीरोइन की स्टोकिंग करता है। शुरुआत में अगर आपने वो सीन देखे होंगे, वो एक तालाब में बैठी होती है, वहाँ उसके पीछे-पीछे जाता है, पेड़ पे बैठा रहता है, उसके पीछे-पीछे बैठा रहता है और वो परेशान भी रहती है। तो ये स्टोकिंग वहाँ पे भी है, कितनी सारी फ़िल्मों में स्टोकिंग दिखाई जाती है और इसको इतने कैज़ुअल तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन सोशल रियलिटी ऐसी नहीं है। अब हो सकता है कुछ लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाएँ, कुछ लोग जो है उससे इन्फ्लुएंस ना हों, ठीक है? वो एक जो है आप उसको अलग तरीके से देख सकते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि सारी जो ज़िम्मेदारी है वो मूवी मेकर्स की नहीं है।
कुछ जिम्मेदारी व्यूअर्स को खुद भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, शेक्सपियर के नाटकों में भी ऐसा वायलेंस दिखाया गया है, लेकिन एंड में क्या होता है, शेक्सपियर के नाटकों में एक जस्टिस होता है, पोएटिक जस्टिस जिसको कहते हैं। मतलब बुराई अच्छाई के ऊपर हावी नहीं हो सकती, अच्छाई की जीत होती है। फ़िल्मों में ज़्यादातर यही दिखाया जाता है। अब आप कौन से मैसेज को रिसीव करते हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है? हो सकता है एक बहुत स्मॉल आजकल के टीनेजर्स या यंग लोग, हो सकता है कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाएँ सिनेमा से, इसमें कोई डाउट नहीं है, होते भी होंगे और होते भी हैं। लेकिन मैं फ़िल्म के अंदर दूसरे मैसेज भी होते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे मैसेज से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे एक मूवी आई थी कुछ समय पहले 2005-6 के अंदर मूवी आई थी जिसमें भगत सिंह की जो है स्टोरी दिखाई गई थी, आमिर खान जो है उस मूवी में था। उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ था समाज के ऊपर। कितनी सारी फ़िल्में ऐसी होती हैं जिनका इम्पैक्ट होता है कुछ समय के लिए, बाकी सोसाइटी फिर बाद में अपने आप को एडजस्ट कर ही लेती है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको इसके बारे में ऐसे में कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं होता, कोई ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ना? हर चीज़ थोड़ा-सा ग्रे शेड में होती है। आप आंसर भी इसी तरह से लिखते हो, ठीक है? चलिए जी, शेप ऑफ द क्लाइमेट जस्टिस इज़ अ वार्मिंग इंडिया। क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है? जस्टिस तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है? जस्टिस का मतलब सीधा-सा ये होता है कि भई जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं, समाज की जो वैल्यूज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप किसी इनोसेंट को तंग मत करिए। बेसिकली आप ये कह सकते हो। इसमें जो गरीब हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो पीछे छूट गए हैं, जो एम्पावर्ड नहीं हैं, आप उनको पुश करके ऊपर लेके आइए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ जस्टिस। ठीक है? क्लाइमेट जस्टिस क्या कहता है? क्लाइमेट जस्टिस कहता है फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन्स एंड द बेनिफिट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, mitigation and adaptation, taking into account historical responsibility, the right of the vulnerable population and the need of the global cooperation. इसका मतलब ये है कि भैया क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान हुआ है, नुकसान किसको हुआ है? गरीब लोगों को हुआ है, अमीर लोगों को तो नहीं हुआ। अमीर लोग तो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, अमीर कंट्री की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो वो जो हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल हैं और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जैसे एशिया, अफ्रीका वगैरह में, ठीक है? उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाना है। अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ कर रहे हैं, उससे कुछ बेनिफिट होता है, तो वो समाज में उन लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा उससे इम्पैक्टेड हुए हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। फेयर एंड द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन्स एंड द बेनिफिट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन एंड द अडैप्टेशन। अब ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। इंडिया में जी20 हुआ। जी20 में हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है उसको ट्रिपल करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। सब लोगों ने हाँ भी किया, उसमें हाँ भर दी। लेकिन एक चीज़ के ऊपर लोगों की सहमति नहीं बन पाई, वो था फेजिंग आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल, कि कोल को, पेट्रोल को, डीज़ल को कैसे हम लोग निकालें। हम लोग तो नहीं निकाल सकते। इंडिया तो कोल के ऊपर डिपेंड करता है। अराउंड 56% हमारी इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही आती है। ठीक है? तो हम लोग तो नहीं कर सकते। इसके ऊपर किसी की सहमति नहीं बनी। दूसरी बात, क्लाइमेट जस्टिस रिक्वायर कंपनसेशन। मतलब एशियन जो आइलैंड्स में लोग रहते हैं, कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं, अफ्रीका में जो ड्रोट्स आ रहे हैं, फायर हो रही है वहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो रही है। क्लाइमेट जस्टिस के तहत यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज़ को इनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है? क्योंकि ये वो कम्युनिटीज़ हैं, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज क्रिएट नहीं की है, जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज़ एमिशन नहीं हुआ है, लेकिन बेचारे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए उनको ध्यान में रखना चाहिए क्लाइमेट जस्टिस के अंडर में। इंडिया जब क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है तो एक की की जो वर्ड है हमारे पास आता है, इसे बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी। यहाँ से यूपीएससी में ऑलरेडी 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? क्योंकि जब क्योटो प्रोटोकॉल की बात हुई थी, तब हम लोगों ने इस बात को बोला था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी। मतलब भई रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारी भी है, रिस्पांसिबिलिटी मेरी भी है। क्योंकि मुझे भी समाज में रहना है, आपको भी समाज में रहना है, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि हिस्टोरिकली आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो क्लाइमेट चेंज को लेके। इंडिया हमेशा इसकी बात करता है। अब यहाँ पे ना 2-3 सवाल खड़े होते हैं कि क्लाइमेट चेंज को कम कैसे करें? क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कैसे करें? उसके लिए एक तरीका क्या है? उसके लिए तरीका है भई कोल को यूज़ को कम करो, कोल के यूज़ को कम करो।
हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो ज्यादातर कोल का यूज करता है। तो अगर इंडिया कोल के यूज को कम करेगा तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग को कम करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप कम करोगे तो भाई एम्प्लॉयमेंट कहाँ जाएगा? लोग जो इतने ज्यादा एम्प्लॉयड है उसके अंदर हैं, तो वो गरीब आदमी तो वहां पे जॉब करता है। तो इसका मतलब हम लोग कोल को कम नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को कम नहीं कर सकते। अब इंडिया के सामने समस्या खड़ी होगी, हम लोग अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करें या क्लाइमेट डेवलपमेंट पे फोकस करें। इकोनॉमी पे फोकस करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा जिससे कोल एमिशन बढ़ेगा। एनवायरमेंट के ऊपर फोकस करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को कम करना पड़ेगा। तो एक हमारे एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, करें तो क्या करें? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखेंगे हमारे देश में सबसे ज्यादा जो है वो कंजप्शन करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर 51% जो है वो कोल की कंजप्शन करता है। फिर बाद में जो है ट्रांसपोर्ट, रेजिडेंशियल वगैरह वो सब आ गया। अब यहाँ पे ये इंडिया के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब जो लेस इक्विटेबल सोसाइटी हैं, जैसे इंडिया एक लेस इक्विटेबल सोसाइटी है, जो लेस इक्विटेबल सोसाइटी है वहां पे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की पर यूनिट के हिसाब से एमिशन ज्यादा होता है। इस लाइन का क्या मतलब है? काफी डीप मीनिंग है इसका। इसका मतलब इस तरह से समझिए, जो पुअर कंट्री होती हैं, पुअर कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होता है, इकोनॉमिक आउटपुट कम होता है, उसके कंपैरिजन में ग्रीन हाउस का एमिशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप यूरोप की बात करें, यूरोप में एक सीमेंट फैक्ट्री है, इंडिया में भी सीमेंट फैक्ट्री है। यूरोप की सीमेंट फैक्ट्री ग्रीन हाउस एमिशन को कम करती है। इंडिया की ग्रीन हाउस जो सीमेंट फैक्ट्री है वो CO2 को ज्यादा रिलीज करती है, क्योंकि उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है। इस वजह से इंडिया में जो गरीब आदमी है वो क्या कर रहा है, वो एल जो वो तो लकड़ी का यूज कर रहा है आज भी खाना बनाने के लिए, राइट? वो तो आज भी उपले से जो है खाना बना रहा है चूल्हे में जला के, राइट? क्योंकि ये लेस इक्विटेबल पुअर सोसाइटी है। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के लिए जो चीजें होती हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आउटपुट कम होता है, CO2 ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक बड़ी ये समस्या है इंडिया में। तो जब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो जॉब लॉस होगा। आपको मैंने बता ही दिया कि कोल और मैन्युफैक्चरिंग आपस में इंटरलेटेड हैं, तो वो हम लोग नहीं कर सकते। और एक इंडिया में ना थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए कि ना एक रीजनल डिफरेंस भी इंडिया में है। यूजली जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, यहाँ पे ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग हैवी इंडस्ट्रीज हैं जो कि कोल के ऊपर डिपेंड करती हैं, लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है वहां पे। उसके अलावा जो अब सोलर की बात करें, विंड की बारे में बात करेंगे, वो ज्यादातर कोस्टल एरियाज में है जो कि ऑलरेडी रिच स्टेट है। ठीक है, तो आप यहाँ से कोल को रिमूव करके यहाँ पे सोलर नहीं लगा सकते, आप कोस्टल एरिया में सोलर को रिमूव करके कोल नहीं लगा सकते। तो रीजनल डिस्पैरिटी भी इंडिया में काफी ज्यादा मैटर करती है। तो फेडरल गवर्नेंस जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप स्टेट स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाओगे तो फिर वो ऐसे ही चलेगा। भैया उड़ीसा, झारखंड कोल को रिमूव नहीं कर सकते अपनी इकोनॉमी से, नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और अगर आप वहां पे कोल को रिमूव करते हो तो जो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे उनको आपको जॉब देनी पड़ेगी, स्किल देना पड़ेगा, उनको दोबारा से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, किसी और सेक्टर में उनको एम्प्लॉयड करना पड़ेगा। ये सारी समस्याएं हैं। तो क्या इंडिया पूरी तरह से कोल को रिमूव कर सकता है? आंसर है नो। अगर करेगा तो लोगों को स्किल देना पड़ेगा क्योंकि उससे जॉब लॉस होगा। अलग अलग स्टेट की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलके स्टेट के साथ कोऑपरेट करने की जरूरत है। और अपना जो NDC है, हमारा पंचामृत है, उसको अचीव करने के लिए एज अ यूनिट हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस आर्टिकल में पूरा बताया गया है। बस इतना ही था इस आर्टिकल में। बाकी आप इसको पढ़ोगे तब थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। जितनी बार किसी चीज को पढ़ते हो ना, उस लाइन के आपको अलग अलग इंटरप्रिटेशन, डीप मीनिंग्स पता चलते हैं। तो चीजों को सुनने के बाद थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश भी किया करो, ज्यादा अच्छे आउटपुट के लिए। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय जवान जय किसान।